दादाजी ने पूरी जिंदगी गाय की जीभ काटने का काम किया था, लेकिन मरने के बाद उनका मुंह किसी भी तरह बंद नहीं हो रहा था। घर के लोग कह रहे थे कि दादाजी की कोई अधूरी इच्छा है, इसलिए उन्हें जल्दी में दफनाना ठीक नहीं होगा। लेकिन बड़े ताऊ बोले कि ये सब अंधविश्वास है। उन्होंने दूसरे ताऊ से कहा कि गर्म तौलिया लाकर दादाजी के मुंह पर रखो। 4 तौलिए बदलने के बाद जाकर उनका मुंह तो बंद हुआ, मगर एक तरफ टेढ़ा हो गया। ये दृश्य देखकर पूरा परिवार फूट फूट कर रो पड़ा। रात में बड़े ताऊ और दूसरे ताऊ बारी बारी से शव के पास पहरा देते रहे, जबकि मेरे पिता दादाजी के सामने घुटनों के बल बैठे रहे। तीसरे दिन रात को जब दादाजी को दफनाने ले जाने की तैयारी हुई तो पंडित ने कहा कि आखिरी बार सब लोग उनका चेहरा देख लें। लेकिन जैसे ही ताबूत खोला गया, सबकी सांस अटक गई। दादाजी का मुंह पहले से भी ज्यादा खुला हुआ था। ये देखकर पंडित भी घबरा गया और बोला, अब देर मत करो, जल्दी इन्हें दफना दो। उस रात गांव के ताकतवर आदमी ताबूत उठाने आए। पंडित के इशारे पर 4 आदमी पूरी ताकत लगाकर ताबूत उठाने लगे, लेकिन ताबूत जरा भी नहीं हिला। सब घबरा गए और आपस में बातें करने लगे। मेरे पिता ने बदनामी के डर से 2 और लोगों को बुलाया। अब 6 लोग मिलकर कोशिश करने लगे, फिर भी ताबूत नहीं उठा। तभी पंडित ने पिता और दोनों ताऊओं को बुलाकर पूछा, क्या बुजुर्ग की कोई अधूरी इच्छा रह गई थी? तीनों बहुत देर तक सोचते रहे, लेकिन कुछ याद नहीं आया। आखिर मेरे पिता ताबूत के सामने घुटनों के बल बैठ गए और बोले, पिताजी, अगर आपकी कोई इच्छा बाकी है तो सपने में बता देना, ऐसे मत रुकिए, हम सब डर गए हैं। अजीब बात यह हुई कि जैसे ही पिता ने ये कहा, जिस ताबूत को 8 लोग भी नहीं उठा पा रहे थे, उसे अब 6 लोगों ने आसानी से उठा लिया। बड़े ताऊ ने तुरंत सबको पहाड़ की तरफ चलने को कहा। पूरे रास्ते पिता डरते रहे कि कहीं दादाजी फिर नाराज न हो जाए, लेकिन आखिरकार दफनाने का काम पूरा हो गया। घर लौटने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकल आए। माँ ने तुरंत डांटते हुए कहा, अंतिम संस्कार के पहले दिन रोते नहीं, वरना मरने वाला इंसान इस दुनिया को छोड़ नहीं पाता। उस रात मैं उसी कमरे में सोया जहाँ पहले दादाजी सोया करते थे। आधी रात को मुझे लगा जैसे वो अभी भी मेरे पास है। मेरी आंखों में फिर आंसू आने लगे, लेकिन माँ की बात याद करके मैंने खुद को रोक लिया। तभी नींद और जाग के बीच मैंने देखा दादाजी कमरे में अंदर आए। वो पहले की तरह मेरे बगल में लेट गए। उनका मुंह पूरी तरह खुला हुआ था। सबसे डरावनी बात यह थी कि मेरा हाथ उनके मुंह के अंदर था। मैं सपना नहीं देख रहा था। दादाजी सच में लौट आए थे, लेकिन उन्हें तो दफना दिया गया था। कुछ देर बाद बड़े ताऊ दौड़ते हुए आए। दादाजी की लाश देखकर गुस्से में चिल्लाने लगे, कौन हरामजादा कब्र खोदकर लाश निकाल लाया? फिर दूसरे ताऊ भी पहुंचे और धीरे से पूछा, अब क्या करें? बड़े ताऊ बोले, क्या करेंगे? सुबह होने से पहले इन्हें फिर से दफना दो और किसी को खबर मत लगने देना। मुझे गांव के किनारे रहने वाले चेन काका को बुलाने भेजा गया। मैं डरते डरते उनके घर पहुंचा और सारी बात बताई। वो भी चिंता में पड़ गए और अपने साथ एक औजार लेकर हमारे साथ कब्रिस्तान चले। जब हम वहां पहुंचे तो बड़े ताऊ लोग पहले से मौजूद थे। मैंने दादाजी की कब्र ध्यान से देखी। कब्र ऊपर से टूटी हुई नहीं थी, बस ऊपर एक छोटा सा छेद था जिससे मुश्किल से कोई आदमी अंदर बाहर जा सका था। मैं पास जाकर देखने ही वाला था कि दूसरे ताऊ ने मुझे तुरंत घर लौटने को कहा। मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन डर के मारे वापस आ गया। सुबह तक सब काम निपट गया। फिर घर में चेन काका को खाना खिलाया गया, लेकिन पूरे समय उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आखिर बड़े ताऊ ने पूछ ही लिया, क्या बात है, तुम कुछ छिपा रहे हो? तब चेन काका धीरे से बोले, मेरी मानो तो किसी अच्छे पंडित से दोबारा ये कब्र दिखा लो। इस कब्र में कुछ गड़बड़ है। दूसरे ताऊ ने पूछा, क्यों? चेन काका बोले, अगर कोई चोर बाहर से कब्र खोता तो गड्ढा ऊपर से बड़ा और अंदर जाते जाते छोटा होता, लेकिन तुम्हारे पिता की कब्र में उल्टा है। अंदर का हिस्सा बड़ा है और बाहर का छोटा। मतलब ये रास्ता बाहर से अंदर नहीं खोदा गया, बल्कि अंदर से बाहर निकला गया है। ये सुनते ही गर्मी के मौसम में भी सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। खाना खत्म होने के बाद जब चेन निजियांग चला गया तो दूसरे चाचा बोले कि वे कस्बे में किसी से मिलने जा रहे हैं। लगता था कि वे उसी फेंग शुई मास्टर को ढूंढने गए हैं जिसका जिक्र चेन ने किया था। रात को खाने के समय बड़े चाचा ने सबको बताया कि आज रात वे कब्रिस्तान में पहरा देंगे, ताकि पता चल सके कि आखिर कौन इतना निर्दयी है जो पिता की कब्र खोद रहा है। आखिर वह मेरे दादाजी की कब्र थी। मैं कैसे चुप बैठ सका था? पिताजी ने मेरा दृढ़ रवैया देखा तो कुछ नहीं कहा। रात का खाना खाने के बाद हम तीनों दादाजी की कब्र पर पहुंचे। तब तक पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था। बड़े चाचा और पिताजी ने थोड़ी दूर एक अलाव जलाया। वह ठंड से बचने के लिए नहीं, बल्कि हिम्मत बनाए रखने के लिए था। दादाजी की कब्र शांत खड़ी थी, बिल्कुल किसी सामान्य कब्र की तरह। समय धीरे धीरे बीता रहा। बड़े चाचा और पिताजी इधर उधर की बातें कर रहे थे। कभी तो उनकी बातें एक दूसरे से बिल्कुल मेल भी नहीं खाती थी। अचानक मुझे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत पलटा और जोर से चिल्लाया, कौन है? लेकिन पीछे कोई नहीं था। बड़े चाचा और पिताजी ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा कि मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर पिताजी बोले कि वे जाकर देखते हैं। उन्होंने मुझे और बड़े चाचा को वहीं रुकने को कहा और हाथ में जलती लकड़ी लेकर अंधेरे की तरफ बढ़ गए। मैं और बड़े चाचा अलाव के पास खड़े होकर उनकी जाती हुई परछाई देखते रहे। मन घबराने लगा। तभी दूर से पिताजी की आवाज आई, रुक जा, भाग मत। इसके तुरंत बाद वे जंगल की तरफ दौड़ पड़े। उनके हाथ की आग की हल्की रोशनी हमसे दूर होती गई और फिर पूरी तरह गायब हो गई। मैं और बड़े चाचा अलाव के पास इंतजार करते रहे। करीब आधा घंटा बीत गया, लेकिन पिताजी वापस नहीं लौटे। अब हम सचमुच घबराने लगे। बड़े चाचा उठे और बोले, मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ। अगर आधे घंटे में मैं भी वापस ना आऊँ तो तुम घर चले जाना। उनके जाने के बाद कब्रिस्तान में सिर्फ मैं अकेला रह गया। मैं इतना डरा हुआ था कि इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बस लगातार आग में लकड़ियां डालता रहा ताकि यह आखिरी रोशनी भी बुझ न जाए। मैं हर थोड़ी देर में मोबाइल निकालकर समय देखा। देखते देखते रात के 11 बज गए। बड़े चाचा गए हुए भी 20 मिनट हो चुके थे। घोर अंधेरे में मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मुझे हल्की सरसर की आवाज सुनाई दी और वह आवाज दादाजी की कब्र की तरफ से आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल की फ्लैशलाइट कब्र की तरफ घुमाई और जो देखा उससे मेरी धड़कन लगभग रुक गई। दादाजी की कब्र के ऊपर
से एक सिर धीरे धीरे बाहर निकल रहा। मैं डर के मारे जोर से चीखा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया मैं अपने घर के बिस्तर पर लेटा था। माँ मेरे पास बैठी धीरे धीरे रो रही थी। बड़े चाचा और दूसरे चाचा दरवाजे के पास बैठे लगातार सिगरेट पी रहे थे, लेकिन पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी मुझे कुछ एहसास हुआ और मैंने घबरा कर पूछा, पापा कहाँ हैं? बड़े चाचा ने कमर से एक जूता निकाला और बोले, कल रात कुछ दूर जाने पर हमें तुम्हारे पिताजी का जूता मिला, लेकिन आदमी नहीं मिला। फिर तुम्हारी चीख सुनाई दी तो मैं वापस भागा। उसी समय तुम्हारे दूसरे चाचा भी वहाँ पहुँच गए। फेंग शुई मास्टर आने को तैयार नहीं था, लेकिन उसने कहा कि तुरंत वापस जाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। मैं जल्दी जल्दी लौटा, लेकिन रास्ते में भटक गया। जब पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। उनकी बात सुनकर मैं बिस्तर से कूद पड़ा और पिताजी को ढूंढने जाने लगा। बड़े चाचा ने मुझे पकड़ लिया और बोले, सुन जी अंकल पूरे गांव के लोगों को लेकर पहाड़ों में खोज कर रहे हैं, तू मत जा। तेरे पिताजी का अब सिर्फ तू ही सहारा है। तभी एक अनजान मध्यम उम्र का आदमी आंगन में आया। दूसरे चाचा उसे देखते ही तुरंत उठकर उसके पास गए और मुस्कुरा कर बोले, पुराने दोस्त आखिर तुम आ ही गए। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन मामला इतना बढ़ गया है कि अब आना पड़ा। पहाड़ों में खोज रहे लोगों को वापस बुला लो, अब उनकी जरूरत नहीं है। मेरे दूसरे चाचा बहुत समझदार इंसान थे। उन्होंने अपने पुराने दोस्त मिस्टर चेन की बात तुरंत मान ली और गांव वालों को वापस बुला लिया। इसके बाद उस अजनबी आदमी के कहने पर सब लोग दादाजी की कब्र पर पहुंचे। मिस्टर चेन वहां पहुंचकर कुछ नहीं बोले। उन्होंने कब्र के चारों ओर एक चक्कर लगाया, फिर उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाया। इसके बाद गांव वालों से बोले, 28 जवान आदमी यहीं रुकेंगे, बाकी सब लोग घर जाएं। फिर उन्होंने अपने कपड़े के थैले से तांबे के सिक्के, लाल धागे, पीले कागज और कुछ अजीब सामान निकाला। उन्होंने पहले लाल धागे से दादाजी की कब्र के चारों ओर घेरा बनाया। फिर उन 28 आदमियों में से हर एक को एक तांबे का सिक्का दिया और कहा कि उसे मुंह में दबा कर रखें। इसके बाद उन्होंने सख्त आवाज में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम में से कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। सारी तैयारी पूरी करने के बाद जोर से घुटनों के बल बैठ गए और दादाजी की कब्र को 3 बार माथा टेका। फिर खुद से बड़बड़ाने लगे, काम रोकर यहाँ आया हूँ, मैं पिछली पीढ़ी का चेन एनई, एक जान बचाने के लिए आपकी शांति भंग कर रहा हूँ। यदि कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिए। इसके बाद उन्होंने हाथ में पकड़े 6 तांबे के सिक्के उछाले, सिक्कों को ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाया। उसके बाद फिर घुटनों पर बैठना, माथा टेकना, मंत्र बोलना और सिक्के उछालना। ऐसा उन्होंने लगातार 10 बार किया। आखिरकार चेन साहब का धैर्य टूट गया। उन्होंने दादाजी की कब्र की ओर उंगली उठाकर गुस्से में कहा, लुओ क्याओडिंग, क्या सच में तुम्हारा वंश यहीं खत्म होने वाला है? अगर ऐसा नहीं है तो मुझे कोई शुभ संकेत दो। यह कहकर उन्होंने आखिरी बार बाकी सिक्के जमीन पर फेंके। सिक्के गिरते ही वे झट से झुककर उन्हें देखने लगे। इस बार उनके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दी। गहरी सांस लेकर वे खड़े हुए और जोर से बोले, कब्र खोदो। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी तैयारी कब्र खोदने के लिए की गई थी। दूसरे चाचा का चेहरा उतर गया और बड़े चाचा ने तो सीधे मना कर दिया। वे चेन साहब पर चिल्लाने लगे, लेकिन चेन साहब अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम अपने तीसरे भाई को मरते नहीं देखना चाहते तो तुरंत कब्र खोदो। ये सुनते ही बड़े और दूसरे चाचा चुप हो गए और लोगों को कब्र खोदने के लिए बुलाने लगे। तभी चेन साहब ने एक और चेतावनी दी, 9 लोगों की टोली बनाकर बारी बारी से खोदना, बाकी एक आदमी कब्र के सिरहाने खड़ा रहेगा। याद रखना, जैसे ही खुदाई शुरू हो कोई भी बोलना नहीं। अगर किसी के मुंह से तांबे का सिक्का गिर गया तो फिर उसकी किस्मत खुद भगवान ही बचाए। इसके बाद 28 आदमी बारी बारी से कब्र खोदने लगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ हावड़ों और कुदाल की आवाजें सुनाई दे रही थी। करीब 1 घंटे बाद ऊपर की सख्त मिट्टी हट गई और अंदर का ताबूत दिखाई देने लगा। चेन साहब भीड़ को हटाकर कब्र के पास पहुंचे। ताबूत को देखते ही उनके चेहरे पर चिंता छा गई और वे जोर से चिल्लाए, जल्दी ताबूत खोलो, जल्दी। कुछ मजबूत आदमियों ने मिलकर ताबूत का ढक्कन खोला। अंदर का दृश्य देखकर सबकी सांसें थम गईं। ताबूत में मेरे दादाजी नहीं बल्कि 1 दिन से लापता मेरे पिता लेटे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं, दोनों हाथ सीने पर रखे थे और उन्होंने वही हरे रंग के अंतिम संस्कार वाले कपड़े पहने हुए थे जो दादाजी को दफनाते समय पहनाए गए थे। मेरे पिता ताबूत के अंदर कैसे पहुंचे? इतनी भीड़ के बीच कोई उन्हें वहां रख भी कैसे सकता था? और अगर ताबूत में पिताजी थे तो दादाजी का शव कहाँ गया? जल्दी इन्हें बाहर निकालो। सबने मिलकर पिताजी को बाहर निकाला और जमीन पर लिटा दिया। मैं रोते हुए उन पर टूट पड़ा और पापा कहकर पुकारने लगा, लेकिन वे बिल्कुल शांत पड़े रहे, जैसे सचमुच मर चुके हों। उस पल मुझे लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। चेन साहब ने बड़े चाचा को पिछली रात मिली वह जूती दी और कहा, जल्दी इसे इनके पैर में पहनाओ। फिर बोले कि जूता पहनाते समय मन ही मन कहना, पिताजी घर लौट आइए। उधर चेन साहब आंखें बंद करके धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगे। जूते जोड़ी में होते हैं, रास्ते 2 होते हैं, एक यिन का एक यांग का। मरे हुए आत्माओं की राह अलग होती है, जीवितों की राह अलग। मंत्र खत्म होते ही उन्होंने अचानक आंखें खोली और पिताजी के माथे पर जोर से थप्पड़ मारा। हैरानी की बात यह थी कि उसी पल पिताजी झटके से उठकर बैठ गए। आसपास खड़े गांव वाले डर कर कई कदम पीछे हट गए। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? होश में आने के बाद पिताजी की पहली बात यही थी। पिताजी की समस्या सुलझने के बाद भी चेन साहब ने सबको जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कब्र को तुरंत वापस भर दिया जाए, लेकिन बड़े और दूसरे चाचा ने रोके हुए कहा, क्या पहले दादाजी का शव मिल जाने दो, फिर दोबारा दफन करेंगे? चेन साहब ने सख्त आवाज में कहा, नहीं, इस जगह पर अब किसी को दफन नहीं किया जाएगा। बड़े चाचा बोले, लेकिन ये जगह तो खुद पिताजी ने अपने जीते जी चुनी थी। उन्होंने कई बार कहा था कि मरने के बाद उन्हें यहीं दफनाया जाए। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ दफन नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? चेन साहब ने फिर दृढ़ आवाज में कहा, मैंने कहा ना, यहाँ किसी को दफन नहीं किया जाएगा, जल्दी कब्र भर दो। इस बार ज्यादा देर नहीं लगी। जब आखिरी फावड़ा मिट्टी कब्र पर डाला गया तब तक सूरज डूब चुका था। मिस्टर चेन ने मेरे पिताजी के पहले पहने हुए शोक वस्त्र को कब्र के ऊपर रखकर आग लगा दी और वह पूरी तरह जलकर राख हो गया।
तभी मिस्टर चेन ने फिर सबको बुलाया और कहा कि दादाजी की कब्र के पत्थर को उल्टा करके गाड़ दो। ये सुनकर मेरे पिताजी सबने मना कर दिया। गाँव में तो बच्चे भी जानते थे यह कहावत, पत्थर का सिर आसमान की ओर हो तो आत्मा स्वर्ग जाती है और जमीन की ओर हो तो नरक में गिरती है। लेकिन मिस्टर चेन अपने फैसले पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, अगर तुम लोगों ने पत्थर उल्टा नहीं किया तो आगे कोई मुसीबत आई तो फिर मुझे मत बुलाना। तब किसी ने कहा, चलो मिस्टर चेन की बात मान लेते हैं, देखो अंधेरा होने वाला है, जल्दी यह काम खत्म करो। अगर पूरी तरह रात हो गई तो पता नहीं और कैसी मुसीबत आ जाए। और बाबा तो बार बार पुराने घर से बाहर रेंग कर आ रहे हैं, तुम लोगों को डर नहीं लगता तो क्या तेरा शिसान को भी नहीं लगेगा? बड़े चाचा और पिताजी ने मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोले, बस सिर झुका लिया, यानी मान गए। दादाजी की कब्र बड़ी नहीं थी, इसलिए 3-4 लोगों ने कुछ ही मिनटों में काम खत्म कर दिया। तभी मुझे लगा कि अभी से ज्यादा गहरा अंधेरा छा गया है। मैंने देखा कि मिस्टर चेन ने अपने पैरों से दोनों जूते उतारे, हर हाथ में एक जूता पकड़ा, उन्हें ऊंचा उठाया और कब्र के पत्थर पर जोर से पटका। 3 बार मारने के बाद उन्होंने आसमान की ओर सिर उठाकर जोर से कहा, मिट्टी में मिलकर शांति पाओ, धरती पर गिरकर जड़ पकड़ो। उनकी आवाज खत्म होते ही मुझे आसपास सरसराहट की आवाज सुनाई देने लगी। शुरू में वह आवाज बहुत हल्की और दूर थी, लेकिन धीरे धीरे तेज होती गई और हमारे करीब आने लगी। अब आसपास के बाकी लोगों ने भी वह आवाज सुन ली थी और सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जिन ताकतवर आदमियों के हाथ में फावड़े थे वे भी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। चारों तरफ की घास हिलने लगी जैसे उसके अंदर से कुछ बाहर निकलने वाला हो। फिर एक तरफ की झाड़ी अचानक खुली और उसमें से एक काला सा जीव बाहर निकला। चूहा, भीड़ में किसी ने चिल्लाकर कहा। उसके बाद चारों दिशाओं से झुंड के झुंड चूहे हमारी तरफ दौड़ पड़े। उनकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थी। वे सीधे हमारे पैरों के बीच से भागते हुए कब्र के पास जाकर रुक गए।